हाय एवरीबॉडी। मेरा नाम है अनीश अंधेरिया। मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के साथ काम करता हूं और मेरे साथ आज बात करने वाली है तमन्ना अहमद। तमन्ना, वेलकम। थैंक आप प्लीज यू। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम तमन्ना अहमद है और मैं भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट में काम करती हूँ, कंजर्वेशन बिहेवियर टीम में। और हमारी जो टीम है वो सोशल साइंसेज के लोगों से भरी हुई है एंड हम ज्यादातर कम्युनिटीज और कंजर्वेशन में जुड़े हुए लोगों के साथ काम करते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आप लोगों ने सबने अ, ये हमारी जो अभी लेटेस्ट जो फिल्म है वो देखी होगी, जो एक पानी को गर्म करने वाले जो एक इक्विपमेंट है उसके ऊपर आधारित है। इसको हम मराठी में जो लोकली इसको बुलाते हैं उसको कहते हैं बम्ब। और इसके बारे में आपने फिल्म के द्वारा तो जाना ही है कि इसको अ, ब्रह्मपुरी डिवीजन जो है, जो तड़ोबा के ईस्ट में जो जंगल लगा हुआ है, बिल्कुल तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को छूता हुआ, वो बहुत बड़ा जंगल है वहाँ। और उस जंगल में 50 के करीब अडल्ट शेर है, बहुत सारे तेंदुए भी है, लेकिन 608 गांव भी है। तो वो जो पूरा विस्तार है, इसमें लोग काफी गरीबी है। लोग ज्यादातर अपने खेतों में काम करते हैं और उनको दिनचर्या अपना जो दिन में अपने जो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो भी ईंधन चाहिए, यानी जो खाना बनाने के लिए, फिर पानी गर्म करने के लिए, तो उनको जो जिस जंगल में वो रहते हैं वहां से वो आज नहीं, बहुत सारे सदियों से, जैसे हमारे पूर्वज भी, जैसे हम आज सिटी में रहते हैं, लेकिन अगर मेरे परिवार में अगर हम 4 5 जनरेशन पहले देखें तो वो भी जंगलों पे डायरेक्टली डिपेंडेंट थे। उसी तरह जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो बहुत बड़े शहरों से दूर है, जंगलों के बीचों बीच है। वहाँ सड़कें अभी तक पूरी तरह बनी नहीं है, वहाँ बिजली की कमी है, वहाँ अस्पताल की कमी है। तो उस ऐसे जगहों पर लोगों सहज बात है कि वो जंगल पर काफी निर्भर करते हैं अपने व्यवसाय के लिए। तो वो जंगल जाते हैं, छोटे जैसे कोई फॉरेस्ट में मिलती हुई कोई फ्रूट्स हैं या कुछ पत्ते हैं, वैसी उसी तरह खाना बनाने के लिए, लकड़ी के लिए वो जंगलों में जाते हैं। और जब वो जाते हैं जंगल में तो वहां उनका सामना कभी कभार जंगली जानवरों से हो जाता है। और ऐसे समय पर अ, अधिकतर तो कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभार एक्सीडेंटली जब अकस्मात कब सामने आ जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि या तो जानवर वहां से भाग जाता है या कभी कभार इंसानों पर अटैक हो जाता है। और उसके कारण काफी जान हानि भी होती है लोगों की। गवर्नमेंट लोग जो इंजर्ड होते हैं उनको कॉम्पनसेट करती हैं। बहुत सैडली कभी कभार लोगों की जान भी गई है, जानवरों की भी जान जाती है, क्योंकि वहाँ मवेशी भी बहुत है। तो मवेशी को भी जंगल में चरने के लिए जब छोड़ते हैं तो उस पे जब अटैक होता है, कभी तेंदुए का कभी शेरों की वजह से, तो उस मवेशियों में भी लोगों ने पॉइजनस पदार्थ, जैसे कोई फर्टिलाइजर हुआ या कोई पेस्टिसाइड हुआ या कोई जहर मिला देते हैं। तो जब वो जंगली जानवर वापस आता है उसमें से खाने के लिए, तो तब वो उसका सेवन करते ही वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। तो बहुत बार अडल्ट टाइगर्स, उसके साथ साथ अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों की भी मौत होती है। तो दोनों तरफ ऐसे बाहर से जब देखते हैं तो ऐसे संघर्ष लगता है। और हम हमारे जो ये आज का प्रोग्राम जो हमने रखा है, जो तमन्ना अहमद है वो काफी समय से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी है। जब से ये प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी उस समय से तमन्ना इस प्रोजेक्ट पे काम करती है। और हमने इस क्षेत्र में बहुत कैमरा ट्रैपिंग किया हुआ है, जिसके जरिए से हमें वहाँ टाइगर की मूवमेंट, लेपर्ड्स की मूवमेंट, जंगली जानवरों की जो मूवमेंट है, उस 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये, वो सारे उसके बारे में हमें
पता है, जो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट करते हैं और वो सारा डेटा हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो हमें पता है कि टाइगर कहाँ-कहाँ है, हमें पता है कि लोग क्योंकि गाँव है, कहाँ है, हमें पता है कि कौन सा गाँव ज़्यादा जंगलों पे निर्भर करता है, कौन सा कम, कहाँ खेती ज़्यादा होती है, कहाँ के लोग नागपुर या शिंदेवाई या ऐसे छोटे-बड़े शहरों में जाके काम करते हैं। तो हमें वो इस क्षेत्र के बारे में कई साल से करीबन साढ़े 4 साल से हम इस क्षेत्र में सोशल सेक्टर के थ्रू मीन्स उस द्वारा हम उसका स्टडी कर रहे हैं, लेकिन टाइगर्स के बारे में तो स्टडी हमारा 9 सालों से वहाँ चलता है। तो जब हम इतना वहाँ काम करने लगे तो हमें समझ में आया कि लोग को जानवरों से कोई क्रोध नहीं है, ना उनको दे आर नॉट दे डोंट हेट एनिमल्स। इनफैक्ट इतने ज़्यादा मात्रा में वहाँ शेर इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के लोग जानवरों को रिस्पेक्ट करते हैं और उसको हानि नहीं पहुँचाते। तो ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन ये क्या हमेशा ऐसा रहेगा? जैसे हमने देखा है कि आज से 10 साल पहले की बात अलग थी, आज शेरों की संख्या भी थोड़ी बढ़ी है, लोगों में गरीबी भी बढ़ी है, लोगों की संख्या जो जनसंख्या है वो बढ़ी है, उनका फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस बढ़ा है, फॉरेस्ट की क्वालिटी कम होती जा रही है। तो ये सारे जो अलग-अलग फैक्टर्स हैं वो साथ में मिलकर आज ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है कि वहाँ लोग जानवरों से नफ़रत ना करते हुए पर नहीं करते, लेकिन उनसे फिर भी उनको उसकी जब कोई जैसे कोई जानवर जैसे सूअर हुआ या हिरन हुआ जो अपने खेत में आकर जब उनके खेतों को नष्ट कर देता है, तो उनपे सहज ही उनको गुस्सा होगा। अब मैंने आपको पहले से ही कहा कि डबली मार्जिनलाइज्ड लोग हैं। बहुत उनके जो पर कैपिटा इनकम्स है वो काफ़ी लो है, एक शहरी इंसान के के कंपैरिज़न में। सो वो उनके बीच में अक्सर ही मनमुटाव सा हो जाता है। गवर्नमेंट यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ये फॉरेस्ट को मैनेज करता है, उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में भी अक्सर एक मनमुटाव सा देखा गया है। जानवर भी पिछले कुछ सालों में लोगों ने उनके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट में बहुत कंप्लेन करी है। गवर्नमेंट ने बहुत करोड़ों रुपयों का कॉम्पेंसेशन दिया हुआ है। तो ये आज ऐसी स्थिति अपने सामने उपस्थित हुई है जिसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, गाँव वाले का भी नुकसान हो रहा है, जानवर के अगेंस्ट भी उनको गुस्सा आ रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भी लोगों को गुस्सा आ रहा है। तो हम हमारी संस्था के थ्रू हम सोच रहे थे कि कैसे हम हमारे हमें जो इन्फॉर्मेशन है हमें जंगल के बारे में, जो हमें विज्ञान का हमने जो उपयोग करके हमने अलग-अलग स्टडीज़ किए हैं वहाँ पर, उसको सबको हम एकत्रित करके कैसे हम ऐसा कोई अ अ, प्रोजेक्ट करें जिससे हम गाँव वालों के लिए कुछ सॉल्यूशंस ऐसे लाएँ जिससे अ, उनको जंगल में जाने की ज़रूरत ना पड़े और अ, उनको सहूलियत हो और वो अपने दिन में उनके पास काफ़ी अ, अपना समय बचा सके वो, ताकि वो जो समय है उनके पास, वो कुछ सीखने में लगा सके ताकि उनके लाइवलीहुड्स भी इम्प्रूव हो जाए। सो ये हमारे उद्देश्य से हम गए। तो मैं अब कुछ सवाल तमन्ना जी से करूँगा क्योंकि उन्होंने ये खुद जाकर डेटा कलेक्ट भी किया है, डेटा का एनालिसिस भी किया है। फिर प्रोजेक्ट में हमने जब शॉर्टलिस्टिंग किया, क्या हम करना चाहते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। तो स्टार्ट टू फिनिश सारे कामों में वो बिल्कुल उन्होंने एक रोल अदा किया है। बट आपको पता होना चाहिए कि वो अपने कंज़र्वेशन बिहेवियर जो वर्टिकल है अ, उसकी स्पोक्सपर्सन बनकर आज हमारे सामने आई है। वो टीम में और भी सदस्य हैं, वो अब उनके बारे में तमन्ना आपको बताएगी। लेकिन वो कोई एक इंसान या एक ऑर्गनाइज़ेशन का काम नहीं है। इसमें एक कंज़र्वेशन बिहेवियर का जो वर्टिकल है, वो सारे लोग, फिर जो पहले कंज़र्वेशन बायोलॉजी जो हमारे दूसरा एक वर्टिकल है रिसर्च, उन्होंने जो टाइगर्स के बारे में जानकारी हासिल की इतने सालों के बाद की मेहनत करी है, डिपार्टमेंट के साथ मिल-जुल कर काम किया है, जिसकी वजह से हमें डेटा मिला, तो हमने उस एरिया को शॉर्टलिस्ट करके हम उसमें काम करते हैं। वो लोग और बहुत सारी अलग-अलग अ, संस्थाएँ हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जैसे विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन है, वीएसटीएफ अ, जिसके फेलोज़ वो हर एक ग्राम पंचायत में एक गाँव में रहते थे और उनके साथ मिलकर उनकी भी मदद ली गई है। फिर
कुछ रिसर्च बॉडीज भी हैं जिनको हमने डेटा कलेक्ट करने के लिए उनके साथ हमने पार्टनरशिप की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जैसे डॉक्टर विवेक बेलेकर, जिन्होंने जो जो बहुत ही उम्दा जिनका नॉलेज है सोशल साइकोलॉजी में, वो उनके साथ मिलकर हमने अपने क्वेश्चनर्स डिजाइन किए। उनके साथ उनकी गाइडेंस में हमारी जो कंजर्वेशन बिहेवियर की टीम है जिसमें तमन्ना काम करती है, वो उन्होंने उनके साथ मिलकर काफी स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से बना सके। तो ये जो और भी लोग हैं जो तमन्ना उनके बारे में बताएंगी, लेकिन तो ये जो काम है, जो एक वाटर हीटर सा सिंपल सा प्रोजेक्ट लगता है, उसके पीछे कितना एफर्ट गया है वो हम तमन्ना से जानेंगे। सो तमन्ना, पहली बात, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की मेहनत की वजह से ये जो वाटर हीटर है जिसको हम बम्ब कहते हैं, वो एक सक्सेसफुली हम इंट्रोड्यूस कर पाए लोगों को। एक हम सहूलियत के रूप में उनके पास एक ऑप्शन रहा, और उन्होंने उसमें पैसा भी लगाया, यानी गांव के लोगों को कोई फ्री में नहीं दिया गया है, उन्होंने सब्सिडीज भले दी है लेकिन उन्होंने पैसा लगाया। तो आपको कैसा लगता है, सॉरी, कि ये जो पूरा पूरा जो एक प्रोजेक्ट है हमारा, उसको, क्या ये इतना सिंपल है जितना दिखता है? और अगर ये सिंपल नहीं है तो इसके पीछे कितना वक्त लगा है, इसके पीछे कितना प्लानिंग गया है, इसके पीछे कितने मैन आवर्स गए हैं, वो जरा आप अगर संक्षेप में बता सके तो अच्छा होगा। जी, सो अनीश, थैंक यू पहले तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम लोगों के सामने आके अपने काम के बारे में बात कर सके और बता सके कि एक ऐसे प्रोजेक्ट करने के लिए उसके पीछे कितना बैकग्राउंड वर्क लगता है। तो शुरुआत तो मैं ये करूंगी कि हमने जब यहाँ पे ब्रह्मपुरी में जिस एरिया में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, वहां पे तो हमने शुरुआत की थी डेटा कलेक्शन से, समझने के लिए कि लैंडस्केप कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। सो ये जो वाटर हीटिंग वाला प्रोजेक्ट जो अभी हम रोल आउट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो तो हमें पता भी नहीं था कि तब हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। सो हमने एक क्लीन स्लेट से शुरुआत की थी। हमें पता था इस एरिया में हमें काम करना है। ये जो गांव हमने सिलेक्ट किए हैं, जैसे आपने बताया, हमारी जो कंजर्वेशन रिसर्च टीम है जिन्होंने सालों से यहाँ पे कैमरा ट्रैपिंग किया है, पहले उनके साथ हम बैठे, समझे कि इस लैंडस्केप में क्या मेन जो मुद्दे हैं, क्या इश्यूज है कंजर्वेशन से रिलेटेड, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर उन इश्यूज को लेके हमने स्टडीज डिजाइन की, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसे प्रोफेसर विवेक बेलेकर वो भी पार्ट थे, जिसमें जो मेरे दूसरे टीम मेंबर्स हैं जो इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, मतलब अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के बैकग्राउंड से हैं। तो ये अलग अलग बैकग्राउंड की जो लोग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उन सब का कॉम्बिनेशन से एक सर्वे डिजाइन किया गया, एक स्टडी डिजाइन की गई, जिसमें हमने ब्रह्म नॉट जस्ट मतलब ब्रह्मपुरी ही नहीं, पर जो ग्रेटर ताडोबा लैंडस्केप जिसे कहा जाता है, जिसमें ताडोबा और ताडोबा के बाहर की जो नॉन प्रोटेक्टेड एरिया जो है, जिसमें ब्रह्मपुरी भी आता है, वो पूरे एरिया का सर्वे किया गया। और वहां पे लगभग हमने 8,000 हाउस होल्ड्स कवर किए थे, जिसमें हमने 400 पैरामीटर्स के ऊपर डेटा लिया था, जिसमें इकोनॉमिक्स भी था, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी थे, साइको सोशल एस्पेक्ट्स भी थे। ये सारी चीजों को हमने डेटा कलेक्ट किया। और जो हमने ये सारा डेटा कलेक्ट किया, उसमें भी हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है फ्रॉम सेंटर फॉर पीपल्स सोशल फोरम नागपुर, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करके 8,000 हाउस होल्ड्स का डेटा कलेक्ट किया। ये मॉनिटर करने के लिए भी मिस्टर श्रीकांत बारहाते, इन्होंने मॉनिटर किया कि सारे डेटा अच्छे से कलेक्ट हो रहे हैं, उसमें कोई बायस नहीं हो रहा है, जो हमारा सैम्पलिंग था वो बराबर से हो रहा है कि नहीं। तो हर स्टेज पे मॉनिटरिंग हो रही थी कि जो हमारा डेटा है वो बराबर है कि नहीं। तो डेटा डिजाइन मतलब सर्वे क्वेश्चन है, डिजाइनिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक भी बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स हुए। हमारी टीम बार बार मतलब फील्ड जाती थी, लोगों से हम एफजीडीज करते थे, वहां पे हम लोगों से बात करते थे, समझते थे कि वहां का लाइफस्टाइल कैसा है, वहां पे
क्या इश्यूज हैं, एंड फिर वो फील्ड और डिजाइनिंग में बहुत बैक एंड फोर्थ रहता था कि हम फील्ड जाते थे, समझते थे, वापस आते थे, डिजाइन करते थे, पायलट करते थे। तो ऐसा बहुत सारा हमारा बैक एंड फोर्थ ये सिस्टम रहा है ना, कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम मुंबई में बैठ के हमें जितना समझ में आ रहा था उस हिसाब से हमने कर दिया। एंड ऑल्सो इसमें क्योंकि हमारे जो दूसरे कॉलीग्स थे जिन्होंने ब्रह्मपुरी में बहुत टाइम स्पेंड किया है, उनके साथ भी हम कांस्टेंट कंसल्टेशन में रहते थे, समझने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो किस नजरिए से देखना चाहिए, किस तरह से हमें ये प्रॉब्लम को समझना चाहिए, कौन कौन से एंगल से देख सकते हैं। तो उसमें से कई इश्यूज हाईलाइट हुए थे। एक था कि जो ईंधन के लिए लकड़ी यूज की जाती है, जो ब्रह्मपुरी या इन एरियाज में जो परिवार है जो ईंधन के लिए लकड़ी यूज करते हैं, तो उसकी वजह से जंगल पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से लोगों पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, वो एक एस्पेक्ट एक्सप्लोर किया था। फिर जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस बोलते हैं, उसको भी हमने एक्सप्लोर किया था अपने या जानने की कोशिश की थी अपने स्टडीज के थ्रू। तो ये हो गया हमारा एक सर्वे वाला भाग, जिसमें हमने क्वेश्चनर सर्वेस किए इतने सारे हाउस होल्ड्स के साथ। उसके अलावा जब इसका डेटा आया, हमने एनालिसिस किया, तब हमें लगा कि जो फायरवुड वाला एस्पेक्ट है उसमें और गहराई से समझने के लिए कि जो लोगों के जो परसेप्शंस होते हैं, जो समझ होती है कि वो जंगल, मतलब हमें अब हमारे डेटा से ये समझ में आ गया कि एलपीजी देने की वजह से लगभग 40% ये ईंधन के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो कम हुआ है। फिर हमें ये भी समझ में आया कि जो लकड़ी का इस्तेमाल है ईंधन के लिए, वो सिर्फ खाना बनाने के लिए उसमें अफेक्ट कर रहा है, पर जो पानी गर्म करने के लिए जो ईंधन लगता है अभी भी उसके लिए लोगों को लकड़ी ही लानी पड़ती है। उसके लिए उनके पास दूसरा कोई अफोर्डेबल या इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जरूर मिली। हमें ये भी पता चला, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमें ये पता चली कि जैसे जैसे मतलब जो टॉप मोस्ट इनकम वाले ग्रुप होते हैं गांव में, जो सबसे ज्यादा अमीर जिन्हें बोल सकते हैं, वो सबसे ज्यादा फायरवुड का भी इस्तेमाल करते हैं, जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के लिए, और एलपीजी का भी उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो एनर्जी कंजम्पशन जिसे बोला जाता है, ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन, जो हायर इनकम ग्रुप है उन्हें सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया गया था। तो ये सारी हमारी मतलब फाइंडिंग्स थी हमारे डेटा में से, जिसको और अच्छे से समझने के लिए हमने जाके फिर और इंटरव्यूज लिए, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज लिए, गाँव में जाके लोगों से बात की, रिकॉर्ड किया, उसको भी एनालाइज किया, और फिर हमें समझ में, वहां पे भी हमारे सिमिलर फाइंडिंग्स था। वहां पे भी हमें समझ में आया कि लोग जब एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो एलपीजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे लोग हमें ये बताते थे कि एलपीजी उन्हें महंगा तो लगता है, मिला जरूर है और सब्सिडी भी है, लेकिन वो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि वो 2-3 महीना उनको लास्ट करे। तो वो लकड़ी का भी इस्तेमाल करेंगे, एलपीजी का भी इस्तेमाल करेंगे। और ये भी वो बोलते थे कि जैसे हमको एलपीजी तो मिल गया खाना बनाने के लिए, लेकिन पानी गर्म करने के लिए हमारे पास अभी भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कि हमें लोगों का डिपेंडेंस कम करना है फायरवुड पे, इंटरैक्शन कम करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो हमें ऑल्टरनेटिव्स देने होंगे लोगों को, तभी जाके हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे या काम कर पाएंगे कि डिपेंडेंस कम हो या कॉन्फ्लिक्ट कम हो। तो ये सारी चीजें मतलब अभी तो मैंने काफी सिंप्लीफाई करके बताए हैं, बट काफी लेंदी प्रोसेस रहा है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हमें वाटर हीटिंग पे काम करने की जरूरत है, और वहां से ये प्रोजेक्ट आया। ओके, तो पहली बात तो आपने एफजीडी कहा, उसका क्या मतलब है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा।
यस, तो बेसिकली एफजीडीज मतलब हमने ग्रुप डिस्कशन किए, जिसे इंग्लिश में हम फोकस ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। तो हमने गांव में जाके ग्रुप डिस्कशंस किया स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, जैसे लाइवलीहुड्स हो गए, उनका लाइवलीहुड, फॉरेस्ट डिपेंडेंस, जंगल पे जो निर्भरता है, फिर ईंधन के लिए वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स लेके हमने फोकस ग्रुप डिस्कशन किया। ओके, ओके। सो और दूसरी बात कि ये आप जब गाँव में जाते हैं और आप जब क्वेश्चनर्स लेके जाते हैं, तो क्या आप सबके साथ बात करते हैं कि कुछ फिक्स्ड लोगों से करते हैं? और ये कौन होते हैं वो, उसको आप सिलेक्ट कैसे करते हैं? बिकॉज़ गाँव में तो अभी 608 गाँव हैं सब जगह, उसमें से हम कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो डाउन करते हैं कि हम इस गाँव में करेंगे, फिर उस गाँव में जाने के बाद कौन से परिवार से बात करेंगे? वो सब भी तो इम्पोर्टेंट है ना? तो वो जी, कैसे जी। करते होंगे आप लोग? क्या करते थे? तो गांव का सिलेक्शन, शुरुआत में हमने गांव का सिलेक्शन हमारी जो कंजर्वेशन रिसर्च टीम है उनके फाइंडिंग्स के बेसिस पे किया था, कि उनके साथ मतलब उन्होंने जो कैमरा ट्रैपिंग किया है उसका जो डेटा आया है, एंड कैमरा ट्रैपिंग के अलावा भी जो लैंड यूज और डेग्रेडेशन का डेटा है, वो सारा डेटा मिला के कंजर्वेशन रिसर्च टीम के साथ उन विलेजेस का सिलेक्शन हुआ, जो हमारे दूसरे डेटा पे बेस्ड था, पहले कलेक्टेड डेटा पे बेस्ड था। तो कुछ गांव वहां से सिलेक्ट हुए थे, और उसके अलावा जो हमारे एक पार्टनर, जैसे आपने विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन की बात की थी, तो विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन के साथ भी हम एक क्लस्टर में काम कर रहे थे, जो क्लस्टर के उसमें 49 गांव थे। तो वो 49 गांव का सिलेक्शन भी कैमरा ट्रैपिंग डेटा से ही हमारी टीम ने किया हुआ था। तो वहां से जो डेटा बेस्ड हमने गांव की सिलेक्शन की, और एक बार गांव सिलेक्ट हो गए उसके बाद जो हमारी स्पेसिफिक सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी थी, कि कुछ सेक्शंस में हमने 20% किया था और कुछ सेक्शन में 25% किया था। 20% यानी 20% ऑफ फैमिलीज या इंडिविजुअल्स? 20% फैमिलीज एक गांव की, तो एक गांव में 20% फैमिलीज या 25% फैमिलीज, जो भी हमारा क्राइटेरिया था उस हिसाब से हमने सैम्पलिंग किया। और उसमें भी ये ध्यान दिया गया था कि जो अलग अलग कास्ट के ग्रुप्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें भी प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग हो, कि जितने परसेंट या जितने लोग हैं या जितने फैमिलीज हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज, उनका 20% लिया गया था उस कास्ट ग्रुप में। क्योंकि ये देख मतलब हमें ये भी इंश्योर करना था कि हम गांव में जाके किसी एक ही टाइप या एक ही ग्रुप का सर्वे ना करें, क्योंकि हमें पूरे एक गांव का पिक्चर चाहिए था, इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनल तो था। उससे तो उसके भी काफ़ी, यानी इसमें सब बेसिकली आप लोगों ने ये देखा कि बायस कैसे दूर किया जी, जाए, कम से कम हो, क्योंकि जी, नहीं तो जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे अगर उसमें ही अगर एरर है, तो हमारा जो कंक्लूजन्स होगा उसमें भी एरर होगी। तो वो जी, बहुत ही प्लानिंग स्टेज काफ़ी लंबा होता है, यानी ऐसा नहीं है कि जब आप जाओ आपने सोच लिया कि आपको कुछ ईंधन के लिए कोई अल्टरनेटिव ढूँढना है, तो वो इतना सिंपल नहीं है कि जाके आप कर लो, क्योंकि बिल्कुल। उसका बहुत ज़्यादा उसके पीछे साइंस और अ, सोशल साइंस का यूज़ होता है, बराबर? इनफैक्ट हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट जब डेटा कलेक्शन हो रहा होता है उसमें से भी हम कुछ डेटा मंगवाते हैं मॉनिटर करने के लिए, डेटा एंट्री चेक करने के लिए। फिर अगर उसमें भी हमें लगता है कि कुछ डेटा बराबर से लिया नहीं गया है, तो हमने उसे वापस भी भेजा है। जो हमारे पार्टनर्स हैं वो भी काफी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने भी वापस अपने लोगों को भेजा, डेटा कलेक्ट करवाया। तो वहां पे भी बहुत मॉनिटरिंग करना पड़ता है और काफी समय उसमें भी लगता है। फिर आप लोगों में जैसे आपने कहा कि अ, मनोविज्ञान को जानने वाले लोग भी हैं, तो ये जो आपके डेटा कलेक्शन और जिस तरीके से आपने सैंपलिंग की, तो उसमें उनका क्या रोल है? क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है ऐसे एक टीम में? जरूरत तो एक्चुअली काफी मतलब क्रिटिकल है, एक मनोविज्ञान की इस, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं हम सिर्फ ये नहीं समझ रहे कि यहाँ के लोग काम कितना करते हैं, यहाँ के लोग पैसे कितने कमाते हैं, यहाँ पे लोग कितने कौन कौन सी फसल लेते हैं, कब खेती करते हैं। ये सिर्फ
क्वांटिटेटिव चीजें नहीं कलेक्ट कर रहे, हम ये भी समझना चाहते हैं कि लोग जंगल के बारे में क्या सोचते हैं, लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की मानसिकता कैसी है, लोगों को ऐसी कौन सी चैलेंजेस है जो उनको डेली लाइफ में आते हैं, ऐसे कौन से फायदे हैं, उनका क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए लोगों का, क्योंकि जैसे आपने कहा यहाँ पे 608 गांव हैं और 50 टाइगर्स भी, और ये टाइगर रिजर्व नहीं है, ये एक टाइगर रिजर्व का बाहर का टेरिटोरियल एरिया है। तो वहां के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग और इतने सारे टाइगर्स एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे रह रहे हैं। तो वो समझने के लिए मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी। और तो ये तो आपका एक तो स्टडी हुआ, उसमें आपने ये सारे अलग अलग फैक्टर्स लिए, साइंस लिया, सोशल साइंस लिया, साइकोलॉजी लिया, प्योर नंबर्स लिए, डेटा जो गवर्नमेंट के डेटा है वो लिए, अपने खुद के जी सेकेंडरी प्राइमरी सारा डेटा लिया, अपने खुद ऑर्गेनाइजेशन की टीम्स के डेटा लिए। तो बहुत डेटा हमने कलेक्ट किया। उसमें से आप लोगों को पता चला कि लोगों का जंगल के साथ क्या संबंध है। जी। और दूसरा एक पता आपको ये भी चला होगा कि ये लोग जंगल में कितना समय बिताते हैं वहाँ के लोग, तो वो भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो आपने कैसे मेजर किया? क्योंकि तो वो तो काउंट नहीं करते ये सब चीजें, उनको बोला जाए तो उनको पता, अगर आप उनको पूछोगे आप कितनी लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आज मुझे भी किसी ने कह दिया कि भाई आप एक बैग हाथ में उठा लो, वो बैग का वजन क्या होगा, तो वो तो नहीं बता। अप्रोक्सीमेशन ही होगा। तो वो जी कैसे, बिकॉज वो भी तो, उसमें भी तो एरर हो सकता है ना। जी बिल्कुल, इनफैक्ट हमें काफी उसमें भी रिसर्च करना पड़ा कि जो ईंधन का मेजरमेंट है, कि अगर हमें जानना है कि एक परिवार कितना ईंधन इस्तेमाल करता है, जंगल से लाई हुई लकड़ी इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए भी अब हम अगर पूछने जाएंगे कि आपने कितने किलो इस्तेमाल किए, तो वो बताना बहुत मुश्किल है। तो हम वर्ल्ड बैंक के कुछ रिपोर्ट्स थे, वर्ल्ड बैंक की कुछ स्टडीज थी जिसमें उन्होंने इस्तेमाल किया था टाइम का, कि आप अगर किसी से केजीज पूछने जाए तो फिर भी थोड़ी दिक्कत होगी बताने में, लेकिन अगर आप उनसे टाइम पूछे कि आप दिन में खाना बनाने के लिए कितना घंटा इस्तेमाल करते हैं, या उसको ब्रेक करके कि खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, जो भी उनके अलग अलग एक्टिविटीज है, पानी गर्म करने के लिए, वो सारे एक्टिविटीज का हमने टाइम लिया। क्योंकि केजीज लेने का एक मतलब उसमें काफी एरर के चांसेस हाई थे। पर ये टाइम का जो एक डमी था, या टाइम का जो ऑल्टरनेटिव था, ये समझने के लिए कि कितना फायरवुड या ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, वो हमने यूज किया इस स्टडी में। और तो फिर आपको पता चला कि अगर कि एलपीजी का उपयोग तो हो रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया वहाँ, श्यामा प्रसाद योजना का भी वहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जी जिसके अंतर्गत लोगों को एलपीजीज मिली हैं। तो उसका तो उन्होंने एडॉप्शन अच्छी तरह से किया हुआ है, फिर भी उसका 40% ही फायदा हो रहा है। तो आपने ये पता चला कि आपने कि पानी, तो गर्मी हो या ठंड, वहाँ के लोगों का एक बिहेवियर ये है कि वो जब बाहर से आते हैं तो गर्म पानी जरूर यूज करते हैं वो। तो वो सब पता करने के बाद वो बम्ब कैसे, उसका आइडिया कैसे आया? बिकॉज पानी गर्म करने के लिए तो सोलार भी है, ये ऑब्वियसली वो तो लकड़ी जला ही रहे थे वहाँ, बहुत सारे अलग अलग चूल्हे भी मिलते हैं एफिशिएंट। तो इतने हम्म। सारे ऑप्शंस के बीच में बम्ब को कैसे सिलेक्ट किया? तो बेसिकली अनीश, जब हमने फाइनल किया कि हम वाटर हीटिंग पे काम करना चाहते हैं, तो मैं और मेरी एक और कलीग है प्राची, जो साइकोलॉजिस्ट है, हम दोनों जाके गांव में रहे भी, ये समझने के लिए कि लोग का जो फायरवुड कंजम्पशन है, ईंधन का यूज है, या पानी गर्म करने का तरीका भी जो है वो कैसा है। तो वो सारी चीजें समझने के तो लिए आप हम लोगों के साथ रहे यानी घर में रहे उनके? घर में रहे। यस यस, तो गांव में जाके तो हम लोग। परमिशन, तो परमिशंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हाँ, मतलब वो लोग हमें जानते भी नहीं थे, और मतलब पहली बार मिले थे, फिर भी आ, उनसे जाके मिले, बात किया, एंड बहुत कंफर्टेबली उन्होंने बोला कि आप आके हमारे यहाँ रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर सिटी में ये होता है कि मेरे घर पे कोई स्ट्रेंजर आके बोले कि हम आपके घर पे रहे, तो
तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो गांव में खैर अलग होता है काफी, वहां पे लोग उस हिसाब से काफी वार्म और वेलकमिंग होते हैं। कोई मेहमान आए तो कोई तकलीफ ज्यादा होती नहीं है उन्हें। तो हमें घर ढूंढने में और रहने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट ऑप्शंस बहुत थे। जितने घरों में जाओ एवरीबडी, सारे लोग तैयार थे कि नहीं आप हमारे यहाँ रह जाइए, तो उसकी तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। पर हमने ये जरूर किया कि हम गांव में जाके रहे ताकि हम समझ पाए कि हम आगे जो काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वाटर हीटिंग है या जो वाटर हीटिंग हीटर जो हमने दिया है वो सिर्फ जंगल में लकड़ी ना कटे या जंगल बचे उसके लिए नहीं है। हम वहां जब गांव में रहे, देखा कि सुबह से लेके शाम तक औरतों को कितना काम होता है। घर साफ करना, मतलब सुबह उठते एक तो चूल्हा जलाती हैं पानी गर्म करने के लिए, फिर उनका घर साफ करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, फिर उसके बाद काम पे भी जाना। तो जो ये सारी एक्टिविटीज है ज्यादातर औरतें ही करती हैं। तो इस बात का भी हमें बहुत ध्यान था कि हमें ये औरतों का जैसे एफर्ट जो है, जितना टाइम है, वो भी हम कैसे कम कर सकते हैं, उस पे भी काम करना था। तो ये ओके वाटर तो हीटर, हाँ, उन उन सब चीजों पे काम करता है। क्योंकि वही जाती हैं जंगलों में लकड़ी लाने, वही जाती हैं, वही चूल्हा पकाती हैं, चूल्हे पे खाना पकाती हैं और धुआं भी उन्हें ही लगता है ज्यादा। तो ये सारी इश्यूज को टैकल करना था, नॉट जस्ट जो जंगल बचाने का या हैबिटेट बचाने का काम। बिल्कुल, तो ये एक एक जो ये ऐसा जो बम्ब है अपना, वो उसका ऐसे कॉस्ट कितना होगा? और गाँव वालों ने उसके लिए कॉस्ट के बारे में उनके साथ जो चर्चा हुई तो उसमें क्या पता चला? अ, तो जो बम्ब है एक्चुअली मैं उसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ कि जब हम गांव में जाके रुके उसके बाद हमने जो करंट मॉडल है बम्ब का वो फाइनल किया, क्योंकि एक दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास सोलार का भी था। तो सोलार हमने इसलिए ऑप्ट नहीं किया क्योंकि जब हम रुके गांव में और अदरवाइज भी जो हमारा डेटा था उसे हमें ये समझ में आया, जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं लोग उससे ज्यादा कंफर्टेबल रहते, ना कि एक कॉमन वाटर हीटिंग यूनिट जहां से लोगों को जाना पड़ता, पानी गर्म करके कैरी करके घर पे लेके आना पड़ता, बिकॉज उसमें बिहेवियर चेंज के लिए बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं। और ये जो बम्ब का कॉन्सेप्ट है वो तो आपका चूल्हा डायरेक्टली रिप्लेस करता है, एंड उसमें बिहेवियर चेंज थोड़ा इजी पड़ता है करने के लिए। एंड ऑल्सो वहां के लोगों को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल कमोडिटी ज्यादा प्रेफर्ड थी एज कम्पेयर टू कॉमन प्रॉपर्टी, क्योंकि फिर कॉमन प्रॉपर्टी में वो मेंटेनेंस वाली बातें आ जाती हैं, उसका कौन संभालेगा, कौन मेंटेनेंस करेगा, और एक बार वो खराब हो गया तो बैक टू चूल्हा मतलब लकड़ी यूज करना। तो हमने बम्ब फाइनल किया ये सारा टेस्टिंग करने के बाद। बम्ब फाइनल करने के लिए भी एक्चुअली हमारे टीम के मतलब दूसरे जो मेंबर्स है अनिकेत और ऋषिकेश, दोनों ने काफी उसके लिए भी रिसर्च किया कि हम कौन सा वेंडर चूज करें, कौन सा मॉडल चूज करें, क्योंकि हमारी डिमांड्स भी स्पेसिफिक थी और हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो ज्यादा महंगा भी ना हो, जो लोग अफोर्ड ना कर पाए। तो वो सांगली गए, वो आनंद गए, बहुत सारे वेंडर्स को से मिले, और फाइनली जो करंट मॉडल है, करंट वेंडर है, उनको सिलेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने भी हमारे जो मॉडिफिकेशंस थे वो एक्सेप्ट किए। जैसे कि जो ओरिजिनल डिजाइन थी उसमें पाइप से पानी अंदर जाता है, पर हमारे गाँव में पाइप्ड वाटर सप्लाई तो ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। तो मैनुअल पानी डालने के लिए, खुद से हाथ से पानी डालने के लिए अलग सिस्टम बैठाया, उसका कैपेसिटी कम किया टू 30 लीटर्स। हाइट हाइट भी कम की थोड़ी। हाँ, हाइट भी कम करनी थी, करेक्ट। तो हाइट भी एडजस्ट हुई, उसकी कैपेसिटी भी एडजस्ट हुई, ताकि एक हाउस होल्ड के लिए उसकी कैपेसिटी इनफ हो और उसका फ्यूल यूजेज जो है वो भी एफिशिएंट हो उसके रेशियो में, पानी के रेशियो में। तो वो सारे चेंजेस करने के बाद जो ओरिजिनल प्राइस हमारी थी वो थी 6,000, जो हमें वेंडर ने ऑफर किया था अलोंग विद ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर होते हैं सांगली में एंड डिलीवर करने थे उन्हें चंद्रपुर में।
सो बहुत सारे नेगोशिएशन, डिजाइन ऑल्टरेशन सबके बाद वो 6,000 पे आया। और गांव में जब हम गए ये बम्बा के बारे में प्रमोशन करने, तो जब हमने मॉडल एक फाइनलाइज। मिनट, तो ये आपने डिसाइड तो किया, लेकिन आपने डायरेक्ट उनको ऑफर नहीं किया, उसके बीच में बहुत और भी बहुत कुछ हुआ यस। ताकि वो एक्सेप्ट हो सके, तो वो भी हाँ। बताए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो। क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट हमें पता है चलेगा, और वो हमने साइंटिफिकली प्रूव भी कर चुके हैं कि वो अच्छा चलता है और एफिशिएंसी भी है, यानी लकड़ी कम से कम यूज होती है, लकड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ती। बहुत सारी अलग अलग फ्यूल, जैसे कि काउडंग हो गया, हाँ। जैसे तुराटी बोलते हैं हमारे यहाँ, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, तूर की दाल का जो प्लांट का तो पार्ट है, वो हाँ। बहुत सारी चीजें जो खेतों में मिलता है, यूज पेपर, सारी चीजें यूज होती है, बड़ी लकड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सब तो हमें पता था, फिर हमने जाके डायरेक्ट उनको ऑफर भी तो दे सकते थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया उसमें, क्यों किया? क्यों? सो बेसिकली जैसे आपने कहा कि हम गांव में जाके डायरेक्टली बोल सकते थे कि ऐसा एक प्रोडक्ट है, तुम इस्तेमाल करो, तुम्हारी लकड़ी कम लगेगी, मेहनत कम लगेगी। पर हमने एक्चुअली हमें पता था कि हम ये लाइन नहीं ले सकते, क्योंकि अ, वो गांव के बगल में जंगल है जहाँ पे वो लोग बिना पैसे दिए फ्रीली जाके लकड़ी ला सकते हैं। तो उनके इमेजिनेशन में वो डालने की जरूरत थी, वो उनको बताने की जरूरत थी कि ऐसा कोई चीज है जिससे आपकी मेहनत बच सकती है। तो हमने उसके लिए एक्चुअली एक पूरा अभियान किया, एक पूरा प्रमोशन कैंपेन किया, लोगों को बताने के लिए कि बम्बा क्या है और उससे क्या फायदा होता है। तो हमने गांव में जाके पोस्टर्स और बैनर्स लगाए और जिंगल्स के ऑडियो क्लिपिंग बना के पूरे गांव में उन्हें घुमाया। और हमने शुरुआत में लोगों को ये नहीं बोला कि ये बम्बा है जाके ले लो, हम गए उनके पास, उनको समझाया कि ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा मॉडल है, उसमें आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एलपीजी के केस में होता है कि आपको बार बार रिफिल में पैसे डालने पड़ते हैं, पर बम्बा के केस में है कि आप एक बार लेके रख लीजिए, आपको बार बार उसमें पैसे डालने की जरूरत नहीं, या उसमें बिजली का खर्चा नहीं आता। जैसे इलेक्ट्रिक रॉड्स कुछ लोग यूज करते हैं, तो उसमें बिजली का खर्चा नहीं आता, उसमें आप अपने आपको जैसे आपने बोला कि लकड़ी का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप घर का जो वेस्ट है, जो कचरा है, जो खेतों में आपकी तुराटी हो गई, तिल का स्टॉक हो गया, तो हमने गांव में जाके कैंपेन किया और लोगों को बताया कि बम्बा से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या उसका मॉडल है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम गांव में जाके घूम घूम से लोगों से बात करते थे। मैं, मेरे टीम मेंबर किशोर बंसोड़, हम लोग सब साथ में जाके गांव में लोगों से बातें करते थे, उनको इन्फॉर्म करते थे। एंड पोस्टर्स, बैनर्स, जिंगल्स, ये अलग अलग हमने टेक्निक्स यूज की। और इसमें एक मेन चीज हमने ये इस बात का ध्यान रखा था कि हम लोगों को जाके ये नहीं बोलेंगे कि आप बम्बा लीजिए तो जंगल बचेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें उन्हें ये भी बताना है कि ये बम्बा यूज करने से उनकी मेहनत कितनी बचेगी। जो उन्हें अपना एक दिन काम का छोड़ के जंगल जाके लकड़ी लाना पड़ता है, उसमें भी आप 2-3 किलोमीटर चल के जंगल में जा रहे हैं, भारी वजन लेके वापस आ रहे हैं, उसमें आपका ये भी खतरा है कि कोई जंगली जानवर ना आमना सामना हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स थे, पर हमने एक कॉन्शियस एफर्ट किया कि हम जंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोगों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एट द एंड लोगों के फायदे के लिए है। क्योंकि हमें ये भी अपने स्टडीज और हमारे इंटरेक्शंस के थ्रू ये समझ में आया था कि कुछ अमाउंट ऑफ डर भी रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ गुस्सा भी रहता है जंगल के प्रति या उसके बारे में। तो जैसे ही आप जंगल ला देते हैं तो उनको लगता है कि वो हमारे बारे में नहीं बात कर रहे, उनको तो जंगल की ही पड़ी है, हमारी नहीं पड़ी है। तो वो लोगों से कनेक्ट करना, उनको बताना कि ये आपके लिए है। एंड तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारा कम्युनिकेशन कैंपेन में। उसके जो हमने डिजाइन भी किए थे वो हमारे स्टडीज से बेस्ड ही इनपुट्स लेके हमने डिजाइन किया था। और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि कॉस्ट क्या था? कॉस्ट, यस। तो कॉस्ट उसका 6,000, जब हम आई थिंक मई 2019 में वेंडर के पास गए थे, तो तब का उसका कॉस्ट 6,000 रुपए था।
एंड हमने जब लोगों से बात की थी तो शुरुआत में कॉस्ट की बात नहीं की, क्योंकि उस पे ऑब्वियसली सब्सिडी आने वाली थी। तो हमने कॉन्वर्सेशन इससे शुरू किया कि ये बम्बा का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि वहां पे बहुत लोगों को उसके बारे में पता नहीं। तो बम्बा का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसके बाद हमने मीटिंग्स रखी गांव में। तो जहाँ पे हमने उनके साथ डिस्कशन किया और तब उनको बताया गया कि उसका कॉस्ट कितना है। उनसे पूछा भी गया कि आपको कितना क्या लगता है कि आपके हिसाब से कितना अफोर्डेबल होगा या कितना परसेंटेज अफोर्डेबल होगा। ये सारी उनसे बातें भी हुई थी। और एट द एंड हमने 75-25 वाला उसका कॉम्बिनेशन रखा था। जो लाइक 75% हमारी तरफ से और 25% गांव वालों की तरफ से, जो बेनिफिशियरी हैं उनकी तरफ से। क्योंकि उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम फ्री में ना दे दे, ताकि लोगों को उसकी वैल्यू ना रहे। क्योंकि 25% इसलिए रखा गया था ताकि एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी रहे लोगों में। जो लोग खरीद रहे हैं वो एक्चुअली उनको जरूरत है, एक्चुअली यूज करने वाले हैं। तो वो ध्यान में रख के, और बहुत सारी कंसल्टेशंस हुई थी हमारी गांव वालों के साथ, रेगुलर मीटिंग्स और हुई थी। और ये भी अच्छा हुआ था कि मेरे जैसे कि बम्ब को आपने उनके घर पे भी छोड़ा था, कुछ गांव के फैमिलीज को आपने यूनिट्स दिए थे यूज करने के लिए, ताकि वो खुद यूज करे और गांव वालों के साथ जब बात होगी तो इंटरनली वो अपना उसको चेक कर सके। और ये तो एक्सेप्टेंस आपको अच्छा लगा, और आपको हर एक गांव में से आपको ऑलमोस्ट 30% लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो उन्होंने खुद अपने गांव में चलता हुआ देखा उन्होंने। तो जी वो तो उसके वजह से आपका जो जब आपने इसको लॉन्च किया, तब ऑलरेडी आपके पास ऑर्डर्स थे बहुत, जी बराबर है? जी और जी। फिर वो जैसे ज्यादा लोग यूज करने लगे, तो फिर वही गांव में जिन्होंने पहले नहीं ऑप्ट किया था, उन्होंने भी नाम दिया, हाँ। बिकॉज लोगों ने जैसे ज्यादा यूज किया तो गांव में समझा, तो उन्होंने भी, तो ऐसे वेव्स में हुआ है ना बाद में ये। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट वो प्रमोशन में हमारा एक इम्पोर्टेंट भाग ये था कि हमने गांव में जाके डेमोन्स्ट्रेशंस किए। लोगों को हर एक कॉर्नर में, गांव के हर एक चौक में जाके हमने रात को डेमोन्स्ट्रेशंस लिया, दिखाया लोगों को कि इसमें एक्चुअली क्या ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस डाल के। उसमें काउडंग भी डाला, तुराटी भी डाली, क्रॉप वेस्ट भी डाला, लकड़ी भी डाला, सब अलग अलग हमने कॉम्बिनेशंस करके दिखाया कि कितना टाइम भी लगता है कि आप 15 मिनट में 30 लीटर गर्म कर लेते हैं। और ये सारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने हर एक गांव में किया जो हमारे शॉर्ट लिस्टेड विलेजेस थे। तो वो सारे गांव में ये सब डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद हमने मीटिंग्स रखी और फिर लोगों से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया। तो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन काफी क्रिटिकल था। और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसे गांव में, एज आपने बोला, कि छोड़ दिया गया था। तो लोगों ने खुद कुछ दिन तक उसे यूज करके, इस्तेमाल करके, उनको समझ में आया कि एक्चुअली चूल्हे के कंपैरिजन में उनका जो फायरवुड का या ईंधन का जो रिक्वायरमेंट है वो कितना कम हो रहा है, टाइम कितना कम हो रहा है, एफर्ट कितना कम हो रहा है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के हमने देखा कि वो भी आसानी से उसमें से पानी, गर्म पानी ले पा रहे थे। तो उसमें एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन से भी काफी फर्क पड़ा, ताकि लोगों को समझ में आया कि इसका एक्चुअली फायदा क्या है, यूज क्या है। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जैसे हमारे पहले राउंड ऑफ जब ऑर्डर्स आए, उसमें अलग अलग गांव में अलग अलग रिस्पॉन्स था, बट ओवरऑल हमारा जो एक एवरेज बैठता है वो 30% फैमिलीज ने ओवरऑल अडॉप्ट किया है ये बम्बर पहले ही साल में। इनफैक्ट अभी ऐसा हो गया है, क्योंकि हमने ये इम्प्लीमेंट किया था पिछले साल दिसंबर में, पहले लॉट्स डिलीवर हुए थे। तो अब जिन गांवों में तब डिलीवर हुए थे वहां पे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये तो काम की चीज है, ये इससे हमें फायदा होगा, हमारा एफर्ट कम होगा। तो अब धीरे धीरे उन्हें देख के और भी लोग डिमांड कर रहे हैं, और भी उसके लिए जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जो बगल के गांव है वहां से भी बढ़ती जा रही है। तो जैसे किसी भी इंटरवेंशन में होता है कि शुरुआत में कुछ लोग देखते हैं, फिर दूसरे जो बच्चे लोग हैं उन दूसरों का एक्सपीरियंस देखते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ पे भी वो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है हमें।
तो आप कब तक दे पाएंगे? लेकिन इसके लिए तो क्योंकि सब्सिडीज दी जा रही है, तो सब्सिडीज के लिए भी तो अगर सब लोग खरीदने लगेंगे तो क्या हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे पाएंगे, और अभी कैसे दे पा रहे थे? अभी तो उसमें दो बातें, एक तो ये है कि जो इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पार्टनर्स हैं वो है एचटी पारेख फाउंडेशन, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को शुरुआत से सपोर्ट किया है। जब हम इनफैक्ट डेटा कलेक्शन कर रहे थे और हमें बम्ब करने वाले हैं, वाटर हीटर पे काम करने वाले, उसका कोई अता पता भी नहीं था, हम तो तब समझ रहे थे। तो वहां से उन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हम सब्सिडीज दे पा रहे हैं बेनिफिशियरीज को, लोगों को। तो एक तो उनकी वजह से ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हुआ है, हम यहाँ तक इसलिए पहुंच पाए हैं। और दूसरा, फॉर फ्यूचर एक्चुअली हमारी कोशिश ये है, क्योंकि एज एन एनजीओ हम कुछ ही गांव में काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटीज लिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। पर एम हमारा शुरुआत से यही था कि हम जो भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करे, इंटरवेंशन करे, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट अडॉप्ट करे और लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करे। इसीलिए हमने जो ये स्कीम डिजाइन की थी उसमें 25-75 का कॉन्सेप्ट रखा था, जो जनरली चंद्रपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में 25-75 का कॉम्बिनेशन होता है गवर्नमेंट का, कि 25% बेनिफिशियरी का होता है, 75% गवर्नमेंट पे करती है। तो डिजाइन करते वक्त भी वो ध्यान रखा गया था कि वो कॉम्बिनेशन रहे, ताकि आगे जाके जब गवर्नमेंट को अगर सक्सेस दिखता है, लगता है इससे कुछ फायदा होगा, तो वो भी इजीली अडॉप्ट कर सके। और कुछ गवर्नमेंट का इसके बारे में कोई ओपिनियंस आपको समझे हैं? कुछ आपके जो ये प्रोजेक्ट में क्या अपने पता चला है इसके बाद? तो और भी कहीं और होने वाला है ये सब? तो एक बार इम्प्लीमेंटेशन, जैसे फर्स्ट राउंड का रोल आउट हो गया, रिस्पॉन्स समझ में आ गया, लोगों से फीडबैक मिला, फिर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, जैसे मेलघाट टाइगर रिजर्व हो गया, ताडोबा टाइगर रिजर्व हो गया, इनके साथ हमने प्रेजेंटेशंस की, उनको बताया हमने अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में। जो ब्रह्मपुरी के सीसीएफ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी आके हमारे प्रोजेक्ट एरिया में विजिट किया, उन्होंने लोगों से बात की जो बम्बई यूज कर रहे हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व ने भी कुछ यूनिट्स ऑर्डर किए थे अपने गांव में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, और ताडोबा टाइगर रिजर्व ने भी इंटरेस्ट दिखाया था, उन्होंने भी कुछ यूनिट्स मंगाए हैं उनके बफर विलेजेस में इसको ट्रायल करने के लिए। इसके अलावा हमारे एक्चुअली सोशल मीडिया कैंपेनिंग के वजह से, सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, जो पहला आई थिंक पोस्ट था, उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी कर्नाटका में भी पहुंच गया है। तो जंगल स्केप्स नाम की एक एनजीओ है कर्नाटका में, उन्होंने हमारा एक फेसबुक पोस्ट देखा, जिसकी वजह से दे केम इन कांटेक्ट विद अस, उन्होंने अप्रोच किया, हमें वेंडर के बारे में बताया, तो उन्होंने भी कुछ यूनिट्स मंगा के ट्राई किया है, और अब शायद बांदीपुर टाइगर रिजर्व में भी ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हाँ, तो अभी इनफैक्ट मेलघाट टाइगर रिजर्व के जो फील्ड डायरेक्टर है, उन्होंने भी ऐसा इंटरेस्ट व्यक्त किया है कि वो पहले एंटी पोचिंग कैंप्स, जो हमारे जो गांव जो जंगल के अंदर गार्ड्स रहते हैं, उनको भी तो चाहिए होता है ये पानी गर्म करने वगैरह, तो पहले वो अपने एंटी पोचिंग कैंप्स में भी, वहां रखकर भी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ही लकड़ी काटेंगे तो कैसा रहेगा, तो वो उन्होंने ऑलरेडी उसके बारे में इंटरेस्ट दिखाया है। और तड़ोबा और ब्रह्मपुरी के जो डिविजन है, ब्रह्मपुरी का एक डिवीजन हुआ, वैसे सेंट्रल चांदा का एक और डिवीजन है फॉरेस्ट, और एक चंद्रपुर का डिवीजन है, ये सब मिलाकर जो चंद्रपुर सर्कल है फॉरेस्ट का, उसमें भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफी इंटरेस्ट दिखाया है। तो जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जब हो जाता है, तो जनरली गांव वालों के साथ जब वो बात करते हैं कोई भी, तो गांव वाले जो यूज करते हैं वो उसके बारे में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो है वही बताएंगे, तो वो सबसे बड़ा प्रूफ होता है। तो ये जितना स्लो हो उतना ये ज्यादा लंबे समय तक कंसिस्टेंटली जा सकता है, बिकॉज हमने ये भी देखा है कि बम्ब तो एक बार सक्सेसफुल हो गया, कल ऐसा हो जाएगा कि 10 जन ये वाटर हीटर बनाने लगेंगे जी। और अगर वो अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, तो गांव वाले जब इससे नाखुश रहेंगे, तो ये जो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उसी तरह उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए इसका क्वालिटी कभी सफर नहीं हो सकता है, इसका मिनिमम जो वो थिकनेस है आयरन का,
जिस तरीके से उसके पेंट कर रहे हैं ताकि उसमें करोजन ना हो, क्योंकि ये तो बाहर रखा जाता है, तो वो वेदर प्रूफ होना चाहिए, वो कम से कम 5 या 6 साल तो चलना चाहिए, क्योंकि अगर बिगड़ जाएगा और या उसमें करोजन हो जाएगा तो वो इतना बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो वो वो सब का ध्यान रखते हुए इस प्रोजेक्ट को इतना हमने स्टेप वाइज किया है ताकि हमारे पास सारे आंसर्स हो। जब कोई उसको डिट्रैक्टर अपने पास कोई आता है, कहता है कि इसकी क्या जरूरत है, तो अब हमारे पास सारे आंसर्स इसके मिले। फिर जो भी अडॉप्ट कराएगा उसको भी एक सिक्योरिटी लगे कि भाई ये हम कोई भी सब स्टैंडर्ड चीज नहीं खरीद रहे हैं मार्केट से, जो भी खरीद रहे हैं वो मस्त मजबूत जो बेस्ट पॉसिबल है वो है। तो वो सारा, और फिर उसको स्केल अप करने के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट की तो जरूरत पड़ेगी, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग को जानवरों से हानि ना हो और जानवरों को लोगों से हानि ना हो। तो वो इट्स अ विन विन, जो लॉस लॉस सिचुएशन था जिसमें ना इंसानों को फायदा है ना जानवरों को, वो इस प्रोजेक्ट के वजह से आज विन विन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारा चीज करना है, बहुत सारे एनजीओ की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट के कलेक्टर के ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल जंगल में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनके पास भी फंड्स होते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री के फंड्स होते हैं, कैंपा के थ्रू फंड्स होते हैं, अलग अलग जैसे डीपीडीसी वगैरह। तो ये जो अलग अलग फंड्स है उसके द्वारा भी ये हम दे सकते हैं। श्यामा प्रसाद योजना में भी इसका इंक्लूजन हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज अनगिनत है इसमें। एक सबसे जरूरी है कि क्वालिटी हो, और इतना ज्यादा उस पे हमने साइंस और इतना ज्यादा उसको समझने की कोशिश की है कि इसमें कोई ऐसी अनटर्न ऐसी कोई चीज ना हो जो हमें ना पता हो। तो वो जरूरी है। इसके लिए आप लोगों ने जो इतना डिटेल में गए हैं उसका बिल्कुल फायदा होगा। तब लगता है कि कैसे होगा, इतना वक्त क्यों लगना चाहिए, जल्दी से जल्दी करो। लेकिन अब जाकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये ऐसा ही करना चाहिए था, बिकॉज इससे इतनी जो मेहनत आप लोगों ने दी है, आप तो बिल्कुल मराठी पहले बोलती नहीं थी और आज आप आपके टीममेट्स मुझे कहते हैं कि वो आप गांव वाली मराठी बोलते हैं, बॉम्बे वाली भी नहीं। तो वो आपके जो टीचर्स है शायद वो गुरु दक्षिणा के रूप में आपने उधर बम्ब उनको दिया है। और आई होप के इसमें जैसे औरतों का आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, उनके पास अगर वक्त बचेगा तो वो अपने उस वक्त को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, सेहत उनकी सुधर सकती है, खांसना जो ये लंग का प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है। फिर जो एग्रीकल्चर वेस्ट है जो ऐसे भी जला रहे हैं लोग, जिसकी वजह से प्रदूषण बहता है बढ़ता है, अगर वो इसमें यूज हो जाता है तो वो भी तो एक तीर से बहुत ज्यादा अलग अलग निशान है। और जंगल का तो फायदा होगा, जंगल तो हमारा सबका माई बाप है वैसे, कि वो जैसे हमने लकड़ी भी देता है, हमें ऑक्सीजन भी देता है, हमें पानी भी देता है, हमें हेल्दी सॉइल्स देता है, और एक शांति मिलती है जंगल में जाकर। तो जंगल ना रहेगा तो अ, हमारी कोई वजूद ही नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वो तो बिल्कुल बचेगा। और जानवरों के साथ का जो ये जो संघर्ष है वो भी कम हो जाएगा। जंगल में लोग जाकर अटैक नहीं होगा। अगर जानवर गांव में आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो कम हो जाएगा। जितना कम लोग जाएंगे जंगल में, और अर्ली मॉर्निंग जाते हैं गर्मी में, ठंड गर्मी बहुत हो जाती है, तो अर्ली मॉर्निंग में टाइगर और तेंदुए एक्टिव होते हैं, स्लॉथ बेयर वगैरह, तो उस समय अटैक ज्यादा होने का चांस है। बट अगर जंगल में जाना ही ना पड़े, अगर 10 बार जाते थे उसकी जगह पे सिर्फ एक ही बार जाए, तो उतना ही प्रोबेबिलिटी अटैक का भी कम हो जाएगा। तो इसका मेन फायदा तो लोगों को है। उसके ऊपर ये जो संघर्ष है मानव और जानवरों के बीच में, और जो जंगल का जो एक जो ब्रह्मपुरी के लोग, आप जो कहते हो इतने खुश मिजाज क्यों है, क्यों आपको इतना एक्सेप्ट करते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ उन्होंने वो जंगल के बीचों बीच रहते हैं, उन्होंने वो फ्रेश एयर अभी तक वो लिए रहे हैं, और वो उनके स्वभाव में आपको नजर आता है। तो ये जो एक जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट फॉर वन एस्पेक्ट, इट इज अ वेरी होलिस्टिक प्रोजेक्ट। अगर देखा जाए तो बहुत सारे इसमें अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अपनी टीम ने बहुत अच्छी तरह से ये काम किया है, और अभी ये शुरुआत है, हम सब मानते हैं। तो आपको और कुछ ऐसा आपके मन में कुछ आ रहा है जो कहना चाहते हैं, तो ये समय है अब। अम, अब हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है, जो हम प्रोजेक्ट जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, मतलब लोग अपने पॉकेट से 1500 रुपए भर के उन्होंने ये लिया है। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1500 एक बहुत बड़ा फिगर होता है।
और वो भर के अगर उन्हें लग रहा है कि ये हमारे, वो भर रहे हैं तो मतलब है कि उनके काम की चीज है, उनके समझ में आ रहा है कि ये उन्हें फायदा करेगा। और और कोविड में भी मीन्स वो कोविड एक इम्पोर्टेंट बात। ओह यस, कोविड में भी बिल्कुल। इनफैक्ट अभी क्योंकि जब हमने फर्स्ट राउंड इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद जब सेकेंड राउंड डिलीवर होने वाला था तब तक लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोगों ने अपना नाम दिया, लोगों ने रजिस्टर किया। तो वो बहुत बड़ा एक मैसेज हमें मिला कि ये सच में लोगों को लगता है कि उनकी काम की चीज है, ये ऐसी चीज है जिसके लिए वो पैसे देने के लिए रेडी है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि जंगल में फ्री में तो लकड़ी अवेलेबल है, तो लोग क्यों देंगे 1500 रुपए? तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल था, पर वो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो सबसे आई थिंक हमारे लिए बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, सक्सेस रहा है। थैंक यू तमन्ना। सो बस यही है। सो आई फील दैट माय मैसेज टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग इज दैट conservation is a very very complex multi-sectorial sector. In fact, you have to be a jack of all. एक फील्ड में फोकस करने से सक्सेस मिल सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव्स हम जोड़ दें, जितने ज्यादा पार्टनर्स हम जोड़ दें, जितने सारा प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जैसे हम जितना उसको रोबस्ट बनाएं, जैसे हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फंडर है, हमारे विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट रन करती थी, फिर जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, हमारे सोशल साइंटिस्ट हुए, बायोलॉजिस्ट हुए, कंजर्वेशनिस्ट हुए, तो ये सब के जब अपने अपने पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, वो जब तक साथ में आता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक क्वेश्चंस जो आप देते हो और वो साइंस पे छोड़ देते हो, ना कि हमारे पर्सनल बायसेस पे। तो जब हम जो हमें सामने साइंस उभार जो लाता है राइट क्वेश्चंस पूछने के लिए और उसका इंटरप्रिटेशन, वो सबसे जरूरी है। एक बार वो हो जाता है तो आप कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो उसको बाइट साइज चंक्स में उसको कट करके और हर एक चीज पे आप बारीकी से ध्यान दे, वक्त दे उसको। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में, और स्पेशली ये फील्ड में जहाँ कॉन्जर्वेशन, जहाँ लोगों की जान, जानवरों की जान, जंगल की जान, ये सब इस पे लगी हुई है और जुड़ी हुई है। वहां पर कोई भी फ्लिम्जी, कोई भी शॉर्टकट वाला प्रोजेक्ट भले शॉर्ट टर्म गेन करेगा, उसका लॉन्ग टर्म नुकसान अगर होता है तो वो किसके मत्थे पड़ेगा। एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन WCT हमेशा चाहता है कि हम बहुत बहुत कॉन्शियस रहे इस बात का, बिकॉज जंगल और जानवरों के की सुरक्षा के लिए हम लोगों को शॉर्ट चेंज नहीं कर सकते, उसी तरह लोगों की अच्छे के लिए हम जानवरों की नहीं कर सकते, बलि नहीं चढ़ा सकते। इसके लिए ये एक होलिस्टिकली सोचा हुआ प्रोजेक्ट है, और ये मैं मानता हूँ कि दिस इज लाइक अ रेसिपी फॉर एनीबडी हु वांट्स टू डू अ प्रोजेक्ट इन दिस complex interface of human, wildlife, government and private playing, जो ये पूरा स्ट्रेटा है। तो दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी, एंड इसलिए हम ये जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, जो मैं आज मेरी कलीग तमन्ना के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ, वो इसके लिए कर रहे हैं ताकि जो आप लोग में से जो इस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनको इसमें से कुछ शायद अच्छे आइडियाज मिले। और बस यही था हमारा उद्देश्य। एंड अगर आपने ये फिल्म देखी नहीं है तो ये प्लीज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपने यूट्यूब चैनल, ये दोनों पे आप इसको देख सकते हैं। अराउंड 7.5 मिनट की फिल्म है, और हमारे दूसरे इंग्लिश में भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन हमने 2-2 घंटे के प्रोग्राम्स किए हैं, तो वो भी आप जरूर देखिए हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, बिकॉज इसमें भी आपको ये जो स्ट्रैटेजी जो बिल्ड की है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि ये एक केस स्टडी हो जिससे आप अपने खुद जिस भी फील्ड में जुड़े हो उसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसको अप्रोच कैसे किया जाए। तो मैं मानता हूँ कि ये उसके लिए एक शायद आपको इसका कुछ कहीं पे फायदा हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एंड तमन्ना, आई एम वेरी हैप्पी दैट हमने ये डिस्कशन किया, बिकॉज ये दिस इज अबाउट आवर कंट्री, दिस इज अबाउट आवर फॉरेस्ट, दिस इज अबाउट आवर पीपल। Yes, Anish. थैंक यू। Thank you so much.